वीडियो में आज क्लास में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोगों का मैं कमेंट देख रहा था, बहुत ज़्यादा लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर मैथ बहुत ही कमजोर है, एग्जाम नज़दीक आ चुका है, मैथ का कुछ बताइए। और मैथ हम लोगों को समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मैथ बताइए। तो मैंने आप लोगों का ज़्यादा कमेंट देखा कि मैथ पर ज़्यादा कमेंट आ रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैथ का क्लास कराते हैं और सभी बच्चे को, जो भी कमज़ोर बच्चे हैं सबको हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करके और समझा कर एकदम बताएंगे, एकदम बारीकी से बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से आ जाइए, तो जल्दी से सभी लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कर लिए और सभी लोग वीडियो को लाइक करना, ठीक है। सब लोग ज्वाइन कर लो, जल्दी से क्लास को ज्वाइन करो। तो सभी विद्यार्थियों को बोल दो क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग चिंता मत करना, हमको पता है कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक आता है, तो बच्चों को क्या होता है ना, मतलब टेंशन होने लगता है कि यार एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कैसे बैठेंगे, तैयारी नहीं हो पाया, ऐसे वैसे लगते हैं, आप लोग बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इसी में आपका दिन समाप्त हो जाता है, आप पढ़ते भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि आप अपने अंदर कैपेसिटी रखिए कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कैपेसिटी रखेंगे कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग डरना मत। अरे यार जिंदगी मिला तो डरेंगे क्यों, जिंदगी मिला तो हंस के जिएंगे। किसी भी काम को हम लोग धैर्य से करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चे लोग हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये आपको बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2021 और 2019 में दो बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। तो हमको लगता है ये हैट्रिक मारेगा, 23 में भी आएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, आप आसानी से बता सकते हो। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, ये तो क्वेश्चन आप लोग 5 क्लास में 6 क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे ना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 96 ऐसे लिख कर और इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लीजिएगा, 2 से तोड़िएगा, कितना बार में मिलेगा, तो 4 और 8 यानी कि 48 बार में कटेगा। फिर 2 से लीजिएगा तो 24 बार में कटेगा, फिर 2 से लीजिएगा तो 12 बार में कटेगा, 12 बार में आ जाएगा। फिर 2 से तोड़िएगा तो ये कितना बार में आएगा, 6 बार में आएगा। फिर 2 से तोड़िएगा 3 बार में आएगा। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 2 का पावर 5 और 3 देखिए कहीं है ऑप्शन नंबर, आप लोग सी को गौर से देखिएगा, 2 का पावर 5 दिया है और इनटू में आपको 3 दिया है। यानी कि अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 मिलेगा, यानी कि 2 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा और 1 3 मिलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका आंसर होगा तो 2 का पावर 5 इंटू 3 होगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद कर सकते हो ना, ठीक है। चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कलर में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, दिखाई नहीं दे पा रहा है। इसका कलर देखिए ब्लैक करते हैं तो आप लोग को, हाँ देखिए ब्लैक पर सही आप लोग को दिख रहा है ना, ब्लैक पर ठीक है ना, हाँ ब्लैक पर ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपका सी नंबर वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये जो बहुपद है, सबसे पहले इस बहुपद को अच्छे से सजा लो, कैसे आप सजाओगे, कैसे अच्छे से, तो 2 है तो 2 रहने दो, फिर माइनस एक्स से सब में गुणा कर लो, माइनस एक्स में और एक्स में गुणा करिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। फिर माइनस एक्स में और माइनस 1 में गुणा करिएगा तो प्लस एक्स मिल जाएगा कि नहीं। यानी कि आप इसके ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 आराम से लिख सकते हो। और शून्य को गुणनफल क्या होता है, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। बच्चा लोग सी बाई ए होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से ए का मान -1 मिलेगा और सी का मान क्या है, सॉरी एक मिनट, सी बाई ए होता है ना, तो सी का मान यहाँ पर 2 मिलेगा और ए का मान -1 मिलेगा। तो -1 2 बटे -1 यानी कि आंसर आपका ए नंबर वाला होगा -2। देखिए +2 नहीं होगा, बहुत लड़के का कमेंट आ रहा है सर इसका आंसर +2 होगा। चलिए मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन में समझाता हूँ। यार कलर में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ना, हाँ ये वाला सही है, ये अलग बढ़िया है, ठीक है। ऐसा आप लोगों को अच्छा दिखाई भी देगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो बहुपद दिया है ना, उसको हम पहले अच्छे से मतलब कि सजा लेंगे। जैसे कि 2 दिया है तो 2 माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सजा लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मिल जाएगा, +2 मिल जाएगा। अब यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो -1 मिलेगा,
बी का मान निकालेंगे 1 मिलेगा और सी का मान निकालेंगे तो 2 मिलेगा। यानी कि ए का मान -1, बी का मान 1 मिल गया और सी का मान 2 मिल गया। और शून्यकों गुणनफल हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा। सब लोग याद रखना, शून्यकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो सी का मान यहाँ से 2 हम रखेंगे और ए का मान यहाँ से हम लोग -1 रखेंगे। तो -1 रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 2/-1 यानी कि -2। आंसर ए नंबर मिल जाएगा। देख लो अच्छे से, ठीक है, आंसर देख लो अच्छे से, -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग ना समझते नहीं हो यार कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो देखो मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, हर चैप्टर का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, हर जगह पर ये क्वेश्चन आपको काम आएगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हो, मतलब कि नज़रअंदाज करके चल जाते हो ना, तो मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम के बाद इतना पछताना पड़ेगा कि आप कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पर 4 सालों से मैं बता रहा हूँ, हर साल मैं बताता हूँ, बच्चा टिक लगा कर आता है और बहुत खुश रहता है। ठीक है, लेकिन आप लोग तो मतलब कमाल के कर देते हो। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। समीकरण युग में 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। अब इसने आपको 2 समीकरण दे दिए, अब आपको बताना है दोनों समीकरण से मतलब देखना है, तुलना करना है कि किसका कितना हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा या फिर इसका हल ही नहीं होगा, या फिर इसका अनंत हल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। तो क्या आप लोग बता सकते हो? देखिए मैं कैसे आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहला 2 दिया है तो 2 और इसका पहला 4, 2/4 बराबर करिए 3/6 के बराबर है ना। और फिर हम लोग बराबर करेंगे किसके, 5/15 के। तो ये हमको देखिए ये हमको कट कर मिल जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा 1/6 के, सॉरी 1/2 के, ये भी बराबर हो जाएगा। लेकिन ये बराबर नहीं हुआ क्योंकि ये 1/3 मिला, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/3 के। तो इसका क्या होगा बच्चा लोग, इसका कोई हल नहीं होगा। 4 का आंसर होगा सी नंबर। क्या होगा, 4 का आंसर सी नंबर। मैंने आपको बोला था ना, जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू यानी कि बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो समझ लेना इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन जब पहले ही बराबर नहीं होगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप लोग समझ लेना इसका एक हल होगा। लेकिन अगर तीनों बराबर होगा तो उसका अनंत हल होगा। ऐसा समझ सकते हो ना। तो देखिए क्वेश्चन दिया है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो क्या कहेंगे, उसका कोई हल नहीं होगा। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। ठीक है, अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन 4 नंबर का आंसर। ये आपके एपी पार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके एक एपी पार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 6,13,20 216 का मध्य पद, 216 का मध्य पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ए का मान दिया होगा, ए का मान दिया है कितना, ए का मान 6 दिया है ना। ए बराबर क्या काला हो जाएगा ना 6, ए बराबर 6 होगा कि नहीं होगा बच्चे लोग। अब देखो, अब डी का मान निकालोगे तो 13 में से 6 घटाएंगे तो डी का मान कितना मिल जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और 216 किसका काम करेगा, अंतिम पद यानी कि एल का काम करेगा। तो एल बराबर भी हमारा 216 मिल जाएगा। अब यहाँ से एन बचा हुआ है तो एन का मान निकालेंगे। अब एन का मान कैसे निकालेंगे, तो एन के लिए फॉर्मूला क्या हम आपको बताए थे, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो एन का मान हम क्या बताए थे आप लोगों को, मैं एन का मान बताए थे। एन का मान निकालने के लिए एक फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला बताए थे ना। तो एल का मान 216 रख दीजिए, बराबर में ए का मान आप लोग निकाले थे 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आप लोग निकाल चुके हो 7। अब क्या करिए, 216 में से 6 घटा दीजिए और बाटा में 60 बाटा में आप 7 कर दीजिए, यानी कि भाग दे दीजिए 7 से, इक्वल टू में n माइनस 1 मिल जाएगा। 216 में से 6 घटा दीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना मिल रहा है। तो 216 में से 6 जाएगा, 210 बचेगा। 210 को क्या आप 7 से भाग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। 7 तरीके 21 से कितना बार में कटेगा, हाँ 31 बार में, 31 बार में कटेगा ना। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए, एक लड़के का कमेंट आ रहा है सर, एक लड़के का कमेंट, सर आंसर होगा सी नंबर। हाँ 1 से 11 ही मिलेगा। ठीक है, 1 से 11 मध्य पद का रहा है ना, हाँ मध्य पद आपका 1 से 11 मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम बस वेरी गुड। तो ऐसे निकाल कर आप लोग बनाना, ठीक है, निकाल कर बनाना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ चलिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। 5 नंबर तो क्वेश्चन काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु का नियामक, अरे दोस्त मूल बिंदु का नियामक क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है,
मूल बिंदु का नियामक आपको बताना है, ठीक है। मूल बिंदु का आप लोगों को नियामक बताना है। तो कितने लोग मूल बिंदु का नियामक बता सकते हैं? मूल बिंदु का नियामक कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी से बताइए तो। मूल बिंदु का नियामक, देखिए मूल बिंदु का नियामक जैसे कि ये आपका अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। और हमेशा याद रखना जो एक्स अक्ष का समीकरण होता है वो वाई इक्वल टू 0 होता है, और वाई अक्ष का जो समीकरण होता है वो एक्स बराबर 0 होता है। और यहाँ पर आपका मूल बिंदु हो जाएगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। यहाँ पर जो हमारा मूल बिंदु बनेगा इसका तो निर्देशांक हमेशा 0,0 होगा। ये तो आसान है, आप आसानी से बता दोगे ना। तो यहाँ पर आंसर हम क्या टिक लगा देंगे? बी नंबर में हमको दिया है 0,0, तो 0,0 हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए अब देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया। तो मैं मतलब यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग फार्मूला याद किए हो तो इसका आंसर जरूर बताओ। कम से कम आप फार्मूला जरूर याद करना, एग्जाम के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इतना नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? अगर आपको फार्मूला याद है ना तो सबसे पहले आप इसका आंसर बताएंगे, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो आप किस मतलब लास्ट में भी आंसर नहीं बताएंगे और एग्जाम में भी आप इसका आंसर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कल सुबह में मैं आपको मैथ का केवल सूत्र बताऊंगा, तो बच्चा लोग आप लोग कल वाला वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सर, किसी का 6 का बी आ रहा है तो किसी का सी आ रहा है। देखिए यार आप लोग 6 का आंसर बी बता रहे हो, ठीक है। देखते हैं कितने लड़के जो 6 का आंसर बी बता रहे हैं उनका सही है। 100% सब मूर्ख है, ठीक है, 100% सब मूर्ख है। कॉट स्क्वायर कितना ये वाला? अरे यार बी नंबर कैसे होगा यार? कम से कम ये तो जानो कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हम आपको क्या बताए थे? देखिए एक मिनट मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगा। फार्मूला में आपको बताए थे क्या बताए थे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बताए थे कि नहीं? 1 बताए थे। अब हमको क्या करना है? कॉट स्क्वायर का मान निकालना है। तो कॉट स्क्वायर का मान निकालेंगे तो सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा और एक को इधर लाइएगा तो -1 हो जाएगा, और माइनस कॉट को उधर भेजिएगा बराबर के उधर तो वो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए तो क्या मिला? प्लस मिला कि माइनस मिला? देख लो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 आंसर ए नंबर वाला होगा, जबकि आप लोग टिक लगा रहे हो बी नंबर पर। क्या आप लोग बी नंबर टिक लगा रहे हो? क्या आपका बी नंबर सही है? आप ही बताइए, जब आप बी नंबर पर टिक लगा रहे हो तो क्या बी नंबर वाला आपका आंसर सही है? आप ही बताइए, अपने मन से बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। जब आप लोगों ने बी नंबर लगता टिक लगा रहे थे, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसका आंसर ए आ रहा था, मैं देख रहा था सब आंसर बी नंबर एकदम लगता है कि मतलब भांग का गोला पी लिए हैं, आंसर बी नंबर टिक लगाता जा रहा है। तो इससे उम्मीद होता है कि आप लोग मतलब कि फार्मूला याद नहीं किया। बच्चा लोग मैं कसम से बोलूँ थोड़ा सा मतलब कि एग्जाम के लिए थोड़ा सा सोचो यार, एग्जाम नजदीक आ चुका है, ठीक है। चलिए अब सभी बच्चे अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। तो अगला क्वेश्चन बोलने से पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं, अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नए आए होंगे, पहली बार आए होंगे और डेली क्लास करना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको मैं डेली क्लास दूंगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। बिना 1 भी रुपया पेमेंट किए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ूंगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। आप लोग स्टूडेंट हो, मैं आपके लिए जान भी हाजिर कर सकता हूं, ठीक है। आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़ जाना, फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, सब लोग जुड़ जाना, ठीक है। तो मेरे दोस्त जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ पर आंसर आ रहा है सर 45 डिग्री होगा। देखते हैं कितने लोग 45 पर टिक लगा रहे हैं। चलिए आप लोग आ रहा है सर 45 डिग्री होगा। देखिए पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सबसे पहले कह रहे हैं एक उदग्र खंभे की ऊंचाई, मान लेते कोई खंभा है, आपके घर में कोई खंभा होगा, जैसे मान लेते कोई खंभा होता है तो हमेशा सीधा ही ना होता है, तो हमेशा सीधा एक खंभा हो गया और आकार है कि खंभा की ऊंचाई तथा उसकी भूमि की लंबाई, तो जो इसकी भूमि की लंबाई है वो कितना है? वो और ये दोनों समान है। तो मान लेते कि खंभे की ऊंचाई x है, ये भी तो x होगा, इसको 10 मानेंगे तो इसको भी 10 मानेंगे, इसको 100 मानेंगे तो इसको भी 100 मानेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो एक हम कांस्टेंट मान लेंगे x और ये भी x हो जाएगा, दोनों समान है। और ये कह रहा है कि आपको जो ये कोण बन रहा है उन्नयन कोण, ये थीटा जो बन रहा है, इसी का आपको मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये आपका P का काम करेगा
और ये आपका बी का काम करेगा। तो पी अपॉन बी त्रिकोणमितीय में किसका मान होता है, तो tan का भी होता है, cot का भी होता है। tan का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं और cot का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं, तो जो आपको इजी लगे वो करिएगा। तो हम tan का प्रयोग करते हैं, तो tan थीटा बराबर हम लोग लेते हैं, क्योंकि थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर p बटे b। तो p का मान हमको x मिला और b का भी मान x ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये दोनों कट जाएगा तो क्या मिलेगा, इक्वल टू में 1 मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 1। तो 1 tan के रूप में कितना का मान होता है, तो 1 tan के रूप में tan 45 का मान होता है। तो tan 45 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। अब आराम से tan काट देंगे तो हमारा थीटा बराबर 45 डिग्री नहीं मिल जाएगा। देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप इसका आंसर मौखिक भी बता सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप मौखिक भी बता सकते हैं। तो 45 डिग्री आप लोगों का आंसर मिल गया, यहाँ पर सी नंबर मिल गया कि नहीं, अच्छे से देख लो सभी लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले। 8 क्वेश्चन तो सब लोगों से बनना चाहिए। देखते हैं कितने लोग बना कर मतलब इसका आंसर मेरे सामने पेश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 64 पाई सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल और वृत्त का व्यास आपको ज्ञात करना है। वृत्त का व्यास क्या होता है, व्यास आपको ज्ञात करना है, त्रिज्या नहीं ज्ञात करना है, बल्कि आपको व्यास ज्ञात करके बताना है। तो कितने लोग बता पाएंगे, ठीक है। 8 का आंसर बी होगा, 8 का आंसर बी होगा। यहाँ पर एसपी सौरभ गुप्ता का आंसर 8 का आंसर बी होगा, 16 होगा। सबका आंसर आ रहा है सर 8 का आंसर बी होगा, 8 का आंसर 20 सब लोगों का। 8 का आंसर एक लड़के का आया कि सर 8 का 20 होगा। क्या नाम है उनका, उनका नाम है अंजलि हवारी, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, सिलेबस पूरा किया जाने न वक्त इतना है। ये क्या कमेंट किए हैं, चलिए क्या नाम है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर सही है। 16 सेंटीमीटर मिलेगा, लेकिन 16 सेंटीमीटर कैसे मिलेगा, जो लड़का कमेंट नहीं किया, जिसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको भी तो समझना चाहिए। सबसे पहले बच्चा लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा लोग, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना। और ऑलरेडी वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई दिया है, तो 64 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा और बचेगा आर स्क्वायर बराबर 64। तो जब हम आर निकालेंगे तो हमारा 64 का वर्गमूल क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। आर का मान क्या मिल गया आपका, 8 मिल गया। लेकिन आर का मान कह रहा है नहीं निकालने के लिए, व्यास कह रहा है निकालने के लिए। तो व्यास डी होता है, डी बराबर क्या होता है 2r होता है। तो आपको क्या करना है, 2 गुणे आर का मान 8 दिए तो 8 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16 मिल जाएगा। तो 16 सेंटीमीटर आपका वृत्त का व्यास मिलेगा। वृत्त का व्यास दुगुना होता है त्रिज्या का, तो 8 दूना 16 दुगुना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर वाला, देख लो, ठीक है, बी नंबर वाला मिल जाएगा ना। अब देखिए इसका भी आंसर हर विद्यार्थी बता देगा, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या, फार्मूला। अगर बच्चा लोग आपको फार्मूला नहीं याद है तो फिर मैं यार कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश में हूँ कि कल सुबह मैं आप लोगों को मैं फार्मूला बताऊंगा हर चैप्टर का, ठीक है। हर चैप्टर का एक बार फॉर्मूला बता दूंगा तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या हुआ। बच्चे लोग सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन बारीकी से समझना है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। क्वेश्चन का आ रहा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर है, तो इसका आयतन है। तो 9 का हम लोग आंसर क्या देंगे, बहुत लोगों का आंसर आ रहा है सर 9 का आंसर ए होगा, बी होगा, लेकिन बहुत लोगों का यार आंसर डी भी आ रहा है सर, 9 का आंसर डी ही मिलेगा। ठीक है, मैं समझता हूँ डी मिलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, तो बराबर 216 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना बार में करेगा, 6 3 18 3 बार में, और ये 3 बार में, फिर 6 का 36 यानी कि 36 बार में। तो यहाँ से फिर आप a का मान निकालिएगा तो 6 मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि घन का आयतन जो होता है वो a क्यू होता है, a क्यू। तो a क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो a गुणे यानी कि 6 गुणे 6 हो जाएगा, यानी कि 6 को 3 बार गुना करिएगा तो 216 ही मिल जाएगा। तो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आता सर 216 ही होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है, क्योंकि आप लोगों ने 216 बताए थे। अरे बच्चों ए नंबर नहीं होगा, एक अमृत का कहना है सर आंसर ए होगा 144, नहीं 144 नहीं होगा, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और ऑलरेडी 6a स्क्वायर बराबर 216 दिया है, और वहां से हम लोग a का मान निकालेंगे 6 मिलेगा। a का मान जब 6 मिलेगा, एक भुजा कहेंगे ना, एक भुजा कहेंगे। तो और हम लोग जानते हैं कि आयतन होता है घन का a क्यू, तो a क्यू इज इक्वल टू
ए का मान रख देंगे, जितना बार गुना कहेगा उतना बार कर देंगे, आंसर डी में नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आई लव यू सर, आई लव यू टू राम केवल यादव जी, आई लव यू टू। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो क्वेश्चन काफी आसान है, बच्चा लोग एक एक बच्चा बचाएगा, भारत के एक एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा। क्वेश्चन से 10 नंबर, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा। x का मान आपको ज्ञात करना बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर चाहो ना तो हम चुटकी में इसका आंसर आप लोग बता सकते हो। अगर आप लोग मेरा क्लास करते हो तो मैथ में एकदम गर्दा मचा दोगे, इतना समझ लो। ठीक है, चलिए अरे बोर्ड में आएगा एकदम 100% आएगा, बस अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, अच्छे से समझ, इसलिए ना मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अगर नहीं आता तो मैं ऐसा ही मतलब ऊपर जाकर बता देता, इसलिए मैं समझा कर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत लोग का आंसर है सर इसका आंसर ए नंबर मिलेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे। देखिए जो लड़के ऑप्शन नंबर 1 पर टिक लगा रहे हैं कि आंसर 1 मिलेगा, बिल्कुल सही है उन लोगों का। लेकिन सबसे पहले तो ये भी तो देख लेना चाहिए कि इसका आंसर कैसे 1 मिलेगा। सबसे पहले जो दिया है सबको हम लोग जोड़ेंगे। तो माध्य आपको 6 दिया तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा। माध्य 6 दिया तो माध्य बराबर 3 + 4 + 5 + 17, और साथ में आपको x को भी तो जोड़ना है, साथ में x को भी जोड़ना है, तभी आपको मान निकलेगा। और टोटल अंक कितना है, 3, 4, 5, 17 x यानी कि 5 अंक है, तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा। 30 बराबर इन सभी को जोड़ो तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 और 17, 29, तो 29 + x हो जाएगा। अब 29 जब 30 में से घटेगा, 30 में से अगर आप 29 को माइनस कर दीजिएगा 29 को, तो क्या मिल जाएगा, 30 में से 29 जाएगा तो 1 मिल जाएगा। तो x का मान हमारा क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और इसीलिए तो आप आंसर बता रहे थे सर इसका आंसर होगा 1, होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग। सर हमारा नाम भी लीजिए क्या, नहीं अरे देखिए बच्चा लोग, मैं किसी का नाम ऐसे बारी बारी से नहीं ले सकता, प्लीज़ यार माफ़ करिए, क्योंकि एग्जाम का समय नज़दीक आ चुका है। मैं किसी को मैं कोशिश में हूँ कि हर छात्र मैथ में भी कम से कम 90+ नंबर ला दे। 90+ जो तेज है वो तो 100 नंबर लाएगा ही। ठीक है, आप लोग डरते हो सर मेरा मैथ कमजोर, यार जब आप मैथ समझने लगोगे ना तो सबसे इजी आपको मैथ लगेगा। और एक्चुअली में सबसे इजी सब्जेक्ट आपका मैथ ही है। मैथ से आप लोग प्यार करने लगोगे, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में कौन अलग है। देखिए आप जबरदस्ती बोलिएगा कि सर मेरा नाम लीजिए तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, फिर आप कहीं भी जाकर पढ़िएगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने नियम के अनुसार बच्चों को ये नहीं मतलब कि देता हूँ कि बच्चा सबके साथ धोखा हो। मैं सबको बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, फ्री में पढ़ाता हूँ, किसी से मैं पैसा नहीं लेता हूँ पढ़ाई के लिए। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ जबरदस्ती मत करिए प्लीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि 3 मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, A B C D करके। ठीक है, और कह रहा है कि निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इसमें 3 एक ही कैटेगरी का होगा और एक जरूर होगा जो अलग होगा। तो इसमें से कौन अलग है तो आप लोग पहचान सकते हो। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, 25/4 यह P/Q के रूप में है और रूट में भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को देखिए 3/5, यह भी आपको मिलेगा P/Q के रूप में और ये भी एक परिमेय संख्या मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 16 का हो जाएगा, 16 का 4 और 4 का 2 हो जाएगा। ये भी P/Q के रूप में मिल गया, ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन में जब सी को आप लोग देखिएगा, √2/5 तो रूट आ गया और रूट का 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो पक्का कहलाएगा अपरिमेय संख्या। तो यही सबसे अलग है। और हम लोग का आंसर जो होगा फाइनली वो क्या हो जाएगा, हम लोग का फाइनली आंसर भी यही होगा। फाइनली आंसर भी क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, फाइनली आंसर देख लो बच्चा लोग क्या होगा, ये आपका होगा सी नंबर वाला। ठीक है, सब लोग देख लो बच्चा लोग, सी नंबर वाला आपका फाइनली आंसर दे, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। चलिए देखिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप लोग जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। पहले जिसको भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। ठीक है, और ईमानदारी, अगर आप लोग के पास ईमानदारी है, सच्चे आप देशभक्त है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने देश के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश में हूँ कि आज आप लोगों का प्यार अच्छा मिले, और जितना प्यार आप लोग मेरे को देंगे मैं जी जान लगाऊंगा आप सभी के लिए। आपको पता है ना कि अगर किसी को इज्जत दोगे ना तो सामने वाला भी आपको इज्जत देगा और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा। ऐसा मतलब कि आप लोग सुने होंगे नहीं, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है 12 नंबर की द्विघात
बहुपद एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो ये बहुत आसान है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे कि यही क्वेश्चन दे देता है और बोलता है ना कि इनके बीच शून्यकों की सत्यता की जांच करें। ठीक है, मेरा क्लास 6:30 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन आज 7 बज के हमको लगता है कि शायद 7 बज गया था। हाँ 7 बजने में 5-6 मिनट कम था, तब मैंने क्लास स्टार्ट किया, क्योंकि मतलब थोड़ा देर हो गया था, कोई काम हो गया था। ठीक है, चलिए तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे। हाँ देखिए इसका आंसर आ रहा सर ए नंबर। अरे मुर्खो, इसका आंसर ए नंबर कैसे बता दिए यार। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू दिया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर को उधर ले जाइए तो 3 को तो 0 मिल जाएगा। जब यहाँ से आप स्क्वायर हटाइएगा, एक्स स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में चला जाएगा 3, वो भी प्लस माइनस के साथ जाएगा। तो एक मिलेगा आंसर आपका प्लस में √3 और एक मिलेगा माइनस में √3। तो देखिए ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि नहीं दिया है। आप लोग बता रहे हो ए नंबर पे, एकदम बताते जा रहे हो। यही देखिए आप लोगों को आता है, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को आता है, लेकिन आता है फिर भी आप लोग गलत कर दोगे एग्जाम में। ये मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप मेरे से एग्रीमेंट पेपर पर साइन भी करा लो, मैं लिख ही देता हूँ। जो क्वेश्चन आपको इजी रहता है कि लगता है कि मैं इजी इसको बना लूंगा, बहुत इजी है, उस क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। और गलत करने का वजह क्या है, आप रिवीजन नहीं कर पाए थे, आप उसको घर पर प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, यही आपका कारण है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप गलती ऐसा मत करना। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर। ठीक है, सभी बच्चे लोग 13 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। आप ही हमको बताइए कि जब आप लोग मौसा निकालते हो, जैसे कि हर कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं हुआ होगा जिसमें क्वेश्चन से यह नहीं पूछा गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है ना, आपके फर्स्ट चैप्टर का है वास्तविक संख्या चैप्टर का क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है ना, दे देता है इतना इतना का मौसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकालते हैं। तो हम लोग मौसा निकालते हैं, मौसा यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। तो ये तो आसान है यार, केवल समझना है, अच्छे से समझो, मजा आएगा। मैं ठीक है, देखो कितना मैं आसान आपको बना दिया, इतना ही नहीं बल्कि और आसान बना दूंगा, बस आप लोग अच्छे से वीडियो देखते रहो। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर में ये नहीं दिया, लेकिन जब आप लोग केसीसी ना का किताब पढ़ोगे, स्टूडेंट फ्रेंड्स का जब आप लोग किताब पढ़ोगे ना, उसमें यह क्वेश्चन मिलेगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल ऑब्जेक्टिव में देता है, सब्जेक्टिव में नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव में देता है। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अब आपको यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यही ना सोचने वाली बात है आप लोगों को। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ना, आप उसी के अनुसार आप लोग बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बाटा पर का जोड़ आता है ना, जैसे कि मैं बोल दूं कि 1/2 प्लस 1/3 को आप हल करिए, इसको बनाइए। तो आप क्या करते हो, 2-3 एलसीएम निकालते हो, फिर भाग देते हो, फिर ऊपर जोड़ते हो, ऐसा बनाते हो ना। ठीक, वही प्रक्रिया आपको यहाँ भी करना है। तो अल्फा इंटू बीटा का जब आप लोग क्या निकालिए कि जब एलसीएम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा और ऊपर आपका मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, वही प्रक्रिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है ऑलरेडी, ये शून्यकों का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, और बाटा में आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। तो a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या, -b/c बचेगा। और हम लोग ऑलरेडी हम बहुपद से a का मान निकाल सकते हैं, 1, b का भी मान निकालेंगे 1 और c का भी लगातार आपका आंसर मिला 1। तो यहाँ पर b का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो -1 हो जाएगा, c है और c का मान 1 है तो c का भी मान हम लोग 1 रख देंगे, यानी कि -1 में और 1 से भाग देंगे तो हमारा आंसर मिलेगा आपका -1 कहीं दिया तो ऑप्शन नंबर बी नंबर में दिया। आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी बोलिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अगर नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा होगा तो फिर भी बोलिएगा, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े ना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये आपके दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है, बता सकते हैं। आप रियलिटी नहीं समझते हैं, रियलिटी जब जब आप समझ जाएंगे ना तो आप जरूर बताएंगे। ठीक है, अब बताइए जी, क्वेश्चन का रहा है 15 नंबर के मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 संपातीय। संपातीय का मतलब होगा उसका एक हल होगा। अब देखिए मैंने आपको एक नियम बताया था ना कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो समझ लेना उसका क्या हल होगा, एक ही हल होगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी यह लागू होगा। नहीं आप यकीन है तो यहाँ पर करके देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 1 होगा 1 और यह होगा आपका 2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2/के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/के हो जाएगा। अब आप लोग बनाइए और बना कर देखिए कि इसका आंसर क्या मिल रहा है। बना कर देखिए इसका आंसर क्या मिल रहा है। अब संपाती कह रहा है, ठीक है, संपाती कह रहा है ना। 15 का आंसर बहुत लोग बता रहे हैं सर 15 का आंसर ए नंबर होगा। यार ए नंबर 15 कैसे होगा, 15 का आंसर ए नंबर कैसे बता दिया आप लोग। संपाती कहेगा ना, संपाती कह रहा है तो संपाती किसके लिए होता है, वही बार बार बोलता हूँ। 14 नंबर का फिर से समझिए, 14 नंबर क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, 14 नंबर क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। नो सर, हाँ ठीक है 15 क्या मतलब 4 होगा ना, अरे यार 4 होगा। ठीक है, 1/2 बराबर क्या होगा 2/के दिया है ना, 2/के। अब तीसरा तिरछी गुणा करके के का मान तो आसानी से 4 निकाल सकते हैं ना, आसानी से 4 निकाल सकते हो ना। देख लो यार तुम खुद निकाल सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सर लाइक कर दिए, थैंक यू जी, लाइक कर दिए, थैंक यू जी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से 16 नंबर बताए थे ना। देखिए हाँ देखिए 16 नंबर मैं नहीं बताया था, बल्कि इसी पर आधारित एक प्रश्न बताया था। तो एक इसी पर आधारित एक प्रश्न बता दिया था। अब आप लोग बताइए, देखिए कोशिश करिए, मैं जैसे बताया था इन दोनों का आप लोग एलसीएम निकालिए। अब दोनों का बार बार एलसीएम कहाँ लिए निकालोगे, एक बार निकाल दिए आपको मिल गया कि इसका आंसर मिलेगा -b/c। तो -b/c आप लोग फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि जब भी 1/α + 1/β आएगा तो -b/c हम लोग याद रखेंगे और आसानी से हम लोग मान रख कर निकाल लेंगे। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि -1 हो जाएगा। बॉटम में c का मान आप लोग निकालोगे तो -2 मिलेगा, तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर मिलेगा 1/2 और 1/2 आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। देख लीजिए ना, हाँ वाह रे भाई क्या बात है, लाजवाब, आपका आंसर बिल्कुल सही है यार, बहुत बढ़िया। आगे चलकर बहुत ही नाम कमाओगे। मैं बोल देता हूँ ना, जो भी बच्चा यहाँ पर आंसर दे रहा है ना, जैसे एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और दूसरी उसी पर आधारित आ रहा है बता दे रहा है ना, तो वही बच्चा डेवलप करेगा। क्योंकि देखो यार आप लोग कोशिश नहीं करते हो। मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपको नहीं आता तो कम से कम कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वाला की कभी हार नहीं होती है। एक का आंसर गलत बताओगे तो दूसरा का भी गलत बताओगे, तो तीसरा का तो जरूर सही बताओगे। इतना तक पर में मेरा अंदाजा है इतना तक। ठीक है, तो चलिए हाँ ठीक है। अब देखिए अगला का आंसर कितने लोग बता पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको अभी भी समझा देता हूँ एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा जब। तो अद्वितीय हल के मतलब समझते हो ना, अद्वितीय हल का मतलब हुआ उसका केवल एक ही हल मिलेगा। तो एक हल के लिए कौन सा फॉर्मूला लागू होता है, कौन सा नियम लागू होता है, बच्चे लोग आप लोग बता सकते हो तो फटाक से कमेंट करिए। मैं कमेंट में यही देखना चाहता हूँ कि सभी बच्चे का आंसर एकदम सही आए, सभी बच्चे का आंसर एकदम सही आए, मैं यही देखना चाहता हूँ। वाह क्या बात है, वेरी गुड। सब लोग आई डोंट नो नहीं पता, वंदना कुमारी का गाना आई डोंट नो, मतलब डायरेक्ट ये सन्यासी मार दी कि हमको नहीं आता। ठीक है, नहीं आता, बहुत बढ़िया, कम से कम तो ये भी तो मतलब पता चला कि कौन क्वेश्चन आता है कौन नहीं आता है। ठीक है, चलिए एक लड़के का कमेंट है सर व्हाट्सएप ग्रुप का नहीं मिल रहा है। अरे यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक करिए मेरा, उसमें फर्स्ट में ही मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक दे दिया हूँ आप लोगों को, और सेकंड चैनल का भी मैं लिंक दे दिया हूँ। जो बोलता हूँ कि पेपर जो लीक होता है वो सब आपको सेकंड चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो सेकंड चैनल का भी आपको लिंक दे दिया हूँ। हर चीज़ का मैं लिंक दिया हूँ यार, आप लोगों के लिए मैं हर चीज़ फ्री कर दिया हूँ। बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, यही मैं चाहूँगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ सी नंबर वाला आंसर बिल्कुल होगा, क्योंकि मैं बोला था कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तभी उसका एक हल संभव होगा। अब एक हल संभव का मतलब अद्वितीय हल, जिसका आंसर क्या होगा सी नंबर होगा। सब लोग अच्छे से बता रहे हो ना, सी नंबर होगा, बिल्कुल होगा सी नंबर 100%। ठीक है,
सर मैं पहली बार हरिओम डांसर का करना, सर मैं पहली बार आपके लाइव में आया हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर। देखिए जी आपका 18 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। अब आपको इसमें बताना है कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण उसे ही कहेंगे जिसका घात 2 हो और चरमान कभी रूट में ना हो, चरमान का पाड़ कभी माइनस में ना हो, ठीक है, और चरमान कभी बट्टा में ना हो, तभी आपका वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो गौर से देखिएगा ऑप्शन नंबर ए तो कभी होगा नहीं, क्योंकि यह रैखिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का मान x का पावर 2 नहीं है। और ऑप्शन नंबर बी को देखोगे, डी को देखोगे तो यहाँ पर 4 मान बाटा में आ चुका है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखोगे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 3x, ये भी रैखिक में चला जाएगा। तो ना ही इसका आंसर ए होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा तो इसका आंसर बी नंबर का, क्योंकि देखिए एक्स का पावर यहाँ पर 2 दिया है और कोई भी 4 मान आपको रूट में नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही बाटा में, ना ही पावर माइनस में। तो आंसर हम लोग सिंपल में दे देंगे 18 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 18 का हम लोग सिंपली आंसर दे देंगे, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझते हो ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। देखो नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, कितने लोगों को अभी तक इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जरूर समझ में आई है। कितने से बच्चे जो कुछ ना कुछ इसमें से अभी समझे हैं, थोड़ा बताइए तो हमको। मतलब कि अगर 1% भी आप लोगों को समझ में आ रहा है तो बताइए, क्योंकि अगर जो बच्चा मैथ नहीं समझ पाता है, जिसका मैथ कमजोर है, तो एक दिन तो आज थोड़ा सा सीखा तो कल उससे ज़्यादा जरूर सीखेगा। ठीक है, अरे यार बार बार कर रहे नहीं, एकदम तुम पागल ही हो यार। तुमको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिला तो क्या मोबाइल क्या चलाओगे यार तुम। ठीक है, तो चलिए वेरी गुड, बहुत वेरी गुड। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू। सर मेरा नहीं समझ गया, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ठीक है यस सर जी, यस सर जी, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, चलिए वेरी गुड। देखिए बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 1-2 लड़के हैं जो इनको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और बहुत लड़के को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा डेली क्लास करिए तो जरूर समझ में आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ जब तक आप डेली क्लास नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मैं सोचता हूँ ना कि जितना भी कमजोर बच्चा है मेरे पास ही चला है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास इतना तेज लड़के हैं। यार तेज तो हर स्टूडेंट रहता है, लेकिन कोई प्रयास नहीं करता है बच्चों को बताने का। जो क्लास में भी आप पढ़ाई करते होगे, आप कोचिंग ट्यूशन वगैरह में भी देखते होगे कि आपके कोचिंग ट्यूशन में जो लड़का तेज होता है टीचर उसी पर ध्यान देते हैं, इसलिए ध्यान देते हैं कि यही मेरा नाम रोशन करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं देखता है कि कितना वो फी देता है, जितना वो फी देता है उतना आप भी फी देते हो। ठीक है, जितना देर वो पढ़ता है कोचिंग में उतना देर आप भी पढ़ते हो, जितना वो करता है उतना आप लोग भी करते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों पर टीचर ध्यान नहीं देते। इसलिए ध्यान नहीं देता कि आप लोग नाम रोशन नहीं करोगे, ये टीचर का गलती है, ये आप लोगों का देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका 19 नंबर, जब एपी के प्रथम पद 2, अब एपी का प्रथम पद किसे कहते हैं, प्रथम पद ए को कहते हैं, तो ए बराबर 2 दिया है, और सार्वंतर डी को कहते हैं, तो डी बराबर आपका मिल जाएगा 3। ठीक है, और कह रहा है कि एपी के 3 पद आपको ज्ञात करना है। तो आप बताइए आप एपी के 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे। एपी के 3 पद क्या होता है, तो पहला आपका हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा आपका क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ये आपका 3 पद हो गया। तो पहला तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, और दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, यानी कि 2 + 3 जोड़ दो 5 हो जाएगा। और इसमें क्या करो, ए में ए जोड़ो और 2 को डी से गुणा कर दो। ए का मान 3 और ए का मान 2 है और डी का मान 3 है, तो 3 दूना 6, 6 2 8, आपका हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। यानी कि एपी के 3 पद मिल गए 2 5 8। अब 2 5 8 देख लो कहाँ है, 2 5 8 आप लोग देखोगे तो आंसर मिलेगा आपको बी नंबर में 2 5 8, एकदम देख लो आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। ऐसे ही आंसर दिया, नहीं डी नंबर नहीं होगा, 9 कैसे मिल जाएगा, 9 नहीं मिल पाएगा ना, 9 नहीं होगा। अच्छे से देख लो, इसका आंसर होगा बी नंबर 2 5 8। ठीक है, क्या होगा 2 5 8 हो जाएगा। चलिए विक्रम कुमार जी आपको मैं ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप पढ़ाई आप करने लायक है ही नहीं। ठीक है, चलिए मैं उनको ब्लॉक कर दिया, पढ़ाई करने वाला वो लड़का है ही नहीं, थोड़ा सा भी सेंस नहीं हो उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा लोग देखिए, ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगर नहीं आया क्वेश्चन तो मेरा नाम रंजन सर नहीं होगा। मैं अभी बोल देता हूँ कि आप मेरा नाम बदल दीजिए, खुद आप लोग चेंज कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो 20 नंबर 100% ये क्वेश्चन आएगा। और बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो भी आप लोग समझ लो। सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 के में 9 है, 4:9 है,
तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात आप लोग क्या बताइएगा। तो देखिए बच्चों लोग, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, तो जब भी क्षेत्रफल आपको पता है क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आप क्या करिए 4 और 9 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, बस हो गया 16 अनुपात 81। अगर चाहो तो इसको 16/81 भी कर सकते हो, 81 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना भी आप लोग कर सकते हो 16/81। और 16/81 आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी नंबर में। देख लो सभी बच्चे, इसका आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी नंबर में 16/81। ठीक है, अब देखिए, अब मान लेते कि आपसे पूछा कि भुजाओं का अनुपात दे दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, तो आपने स्क्वायर कर दिया। लेकिन यही क्वेश्चन उल्टा कर देता है कि कह देता है कि क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 के अनुपात में है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात बताना है। जब भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोग जो दिया होगा उसको रूट करके वर्गमूल उसका निकाल दीजिएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो आपका भुजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। देखिए ये क्वेश्चन जब तक आप कॉपी पर नहीं बनाओगे तब तक नहीं समझ में आएगा। ये क्वेश्चन इतना थोड़ा लंबा है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ। कह रहा कि एपी के 4 संख्याओं का योग, किसी एपी की 4 संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल दिया है आपको 91, तो वे संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो मान एपी के 4 संख्या, मान लीजिए पहला ले लीजिए आप, पहला क्या ले लीजिएगा, पहला ले लीजिएगा आप a+d+a+2d+a+3, 4 संख्या ले लीजिएगा, ये भी ले सकते हैं ना। देखिए जब क्षेत्रफल के हाँ वर्ग को कर देंगे, हाँ ठीक है हरिओम जी, ठीक है वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको जब कॉपी पर जब तक नहीं बनाओ तब तक नहीं बनाओ। ऐसे आप लोग अनजादे आंसर टिक लगा हुआ नहीं मिल पाएगा, अनजादे 150 आंसर टिक लगा हुआ नहीं मिलेगा। बी नंबर टिक लगा रहे हो, बी नंबर आंसर होगा हाँ नहीं। ठीक है, इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे फिर बताएंगे। इसको देख लो 21 नंबर क्वेश्चन, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए हैं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में इसका आंसर सॉल्व करके बताऊंगा। इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर तो आप लोग देख लो, आंसर तो यही नंबर मिलेगा, आंसर तो बी नंबर मिलेगा नहीं, लेकिन 21 नंबर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखें ना। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट बहुत ही इजी भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, देखिए समबाहु त्रिभुज का तीनों क्षेत्रफल बराबर होता है ना, तो जब समबाहु त्रिभुज के तीनों क्षेत्रफल बराबर होता है तो एक भुजा दिया रहेगा, तो हम लोग तीनों भुजा तो निकाल सकते हैं ना। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 है, तो सबका सब 10 हो जाएगा। ठीक है, तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत इजी है यार, बहुत ज़्यादा इजी है। कितना इजी है, देख पहले आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ, पहले कितने लोग बताने के लिए तैयार हैं, पहले आप लोग बताइए। तो हाँ ये बात है, चलिए सबसे हाँ देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा, आप लोगों का ना सर 22 का आंसर मिलेगा डी नंबर। हाँ देखिए 22 का आंसर डी ही मिलेगा। देखिए क्या करना है, ये तो क्वेश्चन इजी है ना। करेक्ट, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE का अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC कर लीजिए, त्रिभुज ABC अपॉन त्रिभुज DEF कर लीजिए, इक्वल टू 10 हो जाएगा, ऊपर ये 5 होगा, ये कट जाएगा 2/1 में। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो 4:1 मिल जाएगा। अब इसका स्क्वायर करिएगा तो 4:1 मिल जाएगा। और 4:1 देखिए कहीं दिया होगा, अगर दिया होगा तो सही है, नहीं दिया होगा तो गलत है। हाँ यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा डी नंबर में 4:1, तो आपका सही है आपका। ठीक है, आपका आंसर क्षेत्रफल का आ रहा है। और ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये समबाहु त्रिभुज वाला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हाँ आंसर क्या होगा, आप चाहोगे तो यार नहीं है, अरे मैं आपको बता दूं, आप चाहोगे तो त्रिभुज ABC का, त्रिभुज AB आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो इसका मान दिया 10, एक भुजा दिया 10, क्योंकि एक भुजा का स्क्वायर होता है, एक मान दिया 10, तो 10 का स्क्वायर 100 कर दीजिए, नीचे वाला 5 दिया तो 5 का स्क्वायर 25 कर दीजिए, तब भी कटेगा तो 4 बार में कटेगा, 4:1 तब भी मिलेगा। और इसका आंसर वैसे बनेगा तब भी 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, आंसर डी नंबर मिलेगा। अब 23 नंबर का आंसर तो हर स्टूडेंट बता देगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हल्का है। हल्का क्वेश्चन सब कोई ढूंढता है कि कहाँ हल्का क्वेश्चन मिले, ताकि मैं सबसे पहले इसका आंसर बताऊं। चलिए बताइए 23 नंबर का आंसर क्या होगा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा।
कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था ना, अगर कोई भी बिंदु दिया हो, जैसे वो बिंदु दिया है x, y, तो जो x होता है पहला वाला आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और जो y होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। दूसरे वाले को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो हमेशा पहला वाला भुज होगा, दूसरा वाला कोटि होगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कोटि क्या होगा, तो हमेशा दूसरा वाला क्या होता है, कोटि होता है। तो कोटि यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। अब 4 आपको दिया है कहीं, हाँ 100% दिया होगा। जब आपका तरीका सही होगा तो आंसर भी एकदम सही मिलेगा। ठीक है, तरीका सही होगा तो आंसर भी मेरे दोस्त सही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। आंसर क्या मिलेगा? 4। अब ये देखिए, ये भी आपका फॉर्मूला है, वहां पर क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर के रूप में था, लेकिन यहाँ पर सेक के रूप में है। तो 24 का आंसर कितने लोग बता पाएंगे? सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छे से देख कर बताओ, देखिए अच्छे से देख कर बताओ। सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सर अभी से पढ़ाई अभी से पढ़कर फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, पहले से बहुत कुछ पढ़ लिए हैं। देखिए आप यार अभी से चाहो तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, आप सोच नहीं सकते हो। देखिए काम यही करो कि अच्छे से डेली क्लास करो अच्छे से, ठीक है, डेली रेगुलर। देखिए बच्चा लोग, इसका आंसर होगा टेन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग समझ सकते हो कि आंसर सी नंबर कैसे होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका फॉर्मूला बताए थे। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब आप सेक स्क्वायर एक को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, 10 को उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब इसका फॉर्मूला पूछा तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, देख लो आप ही, ठीक है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है। क्या मिल जाएगा बच्चों लोग? ये सी नंबर वाला आपका आंसर मिल जाएगा। सब लोग अच्छे से देख लो, ठीक है। आंसर क्या मिल जाएगा आपका? सी नंबर वाला आपका आंसर मिल जाएगा। सभी लोग अच्छे से याद करें। देखिए मैं चाहता इस क्वेश्चन को मात्र 10 मिनट के अंदर मैं आपको बताकर समाप्त कर दिया होता, बता दिया था ना, लेकिन 10 मिनट में मैं कैसे बताता, ऐसे बताता। सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा 10 स्क्वायर थीटा, इतना का मान होगा ये वाला होगा, इतना का मान होगा ये वाला होगा, लेकिन सोल्यूशन करके मैं नहीं बताता। और जब तक मैं सोल्यूशन करके नहीं बताऊंगा तब तक आप एक भी क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। मैं अभी आपको 40 क्वेश्चन बता दूंगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद जब क्लास कराऊंगा ना, तो जो भी जिस पर भी आधारित या फिर उसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन आएगा ना, तो आप खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे। या फिर आप जब बुक भी उठाओगे तो देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे बता दे और ऐसे सब करने लगोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा। यही काम आप लोग करो, मैथ में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी है। आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछता है, 1 नंबर में तो ऑलरेडी पूछता ही है, 1 नंबर में तो एकदम गर्दा मचा देता है, लेकिन 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और बहुत इजी है। अब देखो कैसे इजी है, एकदम हलवा जैसा मैं इजी बना दूंगा। बिंदु ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकाला है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेगा? मान लेते हैं कि पी मध्य बिंदु है, तो पी का बिंदु कैसे निकालेंगे? मध्य बिंदु को कैसे निकालते हैं? ए बिंदु का पहला क्या है? 8 है। ए बिंदु का पहला 8 है, और जबकि बी बिंदु का पहला क्या है? 4 है। तो ए बिंदु का पहला और बी बिंदु का पहला दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। फिर कॉमा ए बिंदु का दूसरा और बी बिंदु का भी दूसरा, दोनों को जोड़कर फिर 2 से भाग दीजिए। तो ए का दूसरा है 10 और बी का दूसरा है 6, 2 से भाग दीजिए तो देख लीजिए। अब ये जोड़िएगा तो 8 4 12 को 2 से भाग दीजिएगा तो 6 मिल जाएगा, कमा 10 और 6 16 को आप लोग 2 से भाग दीजिएगा तो 8 मिल जाएगा। यानी कि 6,8 देखिए कहीं दिया है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया है। देखिए मैं कितना आसान आपको बना दिया ना, तो आसान बना दिया ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं देखो कितना आसान बना दिया। ऐसे मैं आपको पूरे मतलब कि मैथ ही आसान बना दूंगा, जीरो से एकदम हीरो बना दूंगा। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक करो। जितना लाइक करोगे उतना मैं अच्छे से बेहतरीन से बताते चलूंगा। सभी बच्चे लोग वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होगा? अगर आपको फॉर्मूला याद है तो चुटकी में इसका आंसर बता देंगे, ये मेरा 100% गारंटी है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद नहीं किए, लेकिन फिर भी आप फॉर्मूला याद नहीं, अगर आपको मान याद है तो मान याद भी कर सकते। अब π/4 का मतलब क्या हुआ? देखिए π/4 का मतलब हुआ 45 डिग्री, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 को 4 से भाग दोगे तो 45 मिलेगा। तो पाई का मान होता है 45 डिग्री। और आपको पता है ना sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। फिर माइनस cos 45 का भी मान लगातार होता है -1/2 हो जाएगा। अब इधर -1/2 है और इधर प्लस में 1/2 है, तो कट कर 0 मिल जाएगा ना। 0 बनता एकदम 0 मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा आपका 0।
इसका खिस्सा ही खत्म कर दीजिए। 26 का आंसर मिल गया 0। देख लो आपका सामने है, मैंने क्या किया, sin π/4 का मान रखा 1/√3, फिर cos π/4 का मान रखा 1/√3, दोनों को देखा कि एक प्लस में एक माइनस में, तो कटा दिया, आंसर मिल गया 1। कितना आसान हो गया ना, हो गया ना आसान। चलिए जी, चलिए, वेरी गुड। अब देखिए जी, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब इसका फिगर बनेगा ना तो बोलिएगा का सर इतना मस्त आप फिगर बनाते हैं, इतना मस्त बताते हैं ना कि हिती लड़का भी समझ जाएगा, जो छोटा छोटा एकदम हिती लड़का होगा वो भी समझ जाएगा। आप ही लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ, हिती का मतलब समझते हो ना, हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं हिती का मतलब होता है छोटा छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी दे सकता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन बड़ा समझने का प्रयास करिएगा उतना ही आपका माइंड डेवलप होगा। क्वेश्चन करेंगे 2 खंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं। अब बताइए 2 खंभा है, मान लेते हैं पहला खंभा आपका हो गया, पहला खंभा आपका ये वाला हो गया, ये आपका 20 मीटर का है, 20 मीटर का है, और दूसरा खंभा इस थोड़ा छोटा बनाइए ताकि वो 14 मीटर का हो जाए, ये 14 मीटर का हो गया। ठीक है, ये 2 आपका खंभा हो गया, एक खंभा 20 मीटर का, दूसरा खंभा आपका 14 मीटर का। ठीक है, के शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है, के शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है यदि 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 36 या 30 डिग्री का कोण बनाती है, अरे यार ये 300 दे दिया, 30 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पर एक जीरो काट दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि शिखर को एक तार से जोड़ दिया जाता है, तो आपको तार की लंबाई देखिए, ये जो आपका शिखर है इसको एक शिखर से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसका ये आपका हो गया, ठीक है, हो गया, और ये आपका 30 डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया, और ये आपका ये वाला हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको क्या किसका मान ज्ञात करना है, कह रहा है कि ये जब 30 डिग्री मिल गया तो आपको तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ये जो आपकी लंबाई है इसी को ज्ञात करना है। तो लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये पूरा आपको 20 दिया है, ये पूरा 20 दिया है, और ये आपका इतना 14 दिया है, तो क्या ये इतना 14 है तो ये भी तो इतना 14 हो सकता है, और टोटल 20 है और ये 14 है, और केवल आप इतना का मान निकालेंगे इतना का, तो पूरा 20 में से 14 घटा दीजिएगा तो ये वाला आपका मान निकल जाएगा, ये वाला आपका मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, देख लीजिए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, आसानी से अब निकाल लीजिएगा। हाँ सर 12 होगा सर, कन्फर्म है, एक लड़के का सर 12 होगा एकदम कन्फर्म है। ठीक है, मैं देखता हूँ 12 होगा, 1 मिनट मैं भी थोड़ा पेन निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैं फिगर बना नहीं पा रहा हूँ और आप लोग समझ भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, इसलिए देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर 12 ही मीटर आएगा, लेकिन फिगर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि जगह भी बहुत कम है। ठीक है, तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 क्वेश्चन आप लोग छोड़ देना। ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ देना जिसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को करके दूंगा। ठीक है, एक तो आपका ये 27 नंबर हो गया, अरे क्वेश्चन कौन सा मैं क्वेश्चन छोड़ा था और बोला था कि आप लोगों को मैं सॉल्व करके बताऊंगा। हाँ 21 नंबर, 21 और 27 2 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लो, उसको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, हाँ समझा देंगे, बाद में समझा देंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में संबंध कौन सा है। अब आपको बताना है कि जैसे कि मान लेते कह रहे किसी बाह्य बिंदु से, कोई बाह्य यहाँ पर बिंदु है O, और यहाँ से कह रहा है कि वृत्त पर कोई यहाँ पर एक वृत्त है। अब यहाँ से हम लोग 2 स्पर्श रेखा यहाँ पर खींचे हैं, क्योंकि एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं। 2 स्पर्श रेखा खींचे, ये A हो गया, ये B हो गया। अब कह रहा है कि दोनों स्पर्श रेखाओं में संबंध क्या है, उसकी जो लंबाई होती है ये AO और BO जो लंबाई होती है, इन दोनों में आपको संबंध बताना है। संबंध क्या होता है, AO जितना होगा उतना BO होगा, यानी कि अगर AO 4 है तो BO भी 4 ही होगा, यानी कि दोनों लंबाई आपस में बराबर होगा। बराबर का मतलब क्या होगा, समान होगा। तो आंसर आपका A नंबर होगा, समान होगा। बराबर का मतलब क्या हुआ, समान हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा A नंबर। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक क्षण की लंबाई, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात 1/√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। कितने लोग बता पाएंगे, हाथ खड़ा करिए,
हाथ खड़ा नहीं करिए बल्कि कमेंट करके बताइए कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। देखिए क्या होगा, एक क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात, मान लें क्षण की लंबाई है 1 और छाया की जो लंबाई है वो √3 है, यही ना होगा √3। तो आपको थीटा का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ये पी का ये एच का काम ये पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो tan थीटा का प्रयोग करो, tan थीटा बराबर पी बटे बी, तो पी का मान 1 और बी का मान √3 है। और 1/√3 tan 30 का मान होता है, tan 30 का होता है ना, तो tan 30 रख दीजिए। अब tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री मिल जाएगा। तो साइन से हमको मिल गया 30 डिग्री। और बहुत लोग बोल रहे हैं सर 45 होगा 60 होगा, तो कौन बोल रहा है 45 60 होगा? नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका 30 डिग्री होगा। क्या होगा? ये आपका 30 डिग्री होगा। देख लो 45 डिग्री नहीं मिलेगा। कैसे आप बता दिए 45 डिग्री मिलेगा? किसी भी नजर से हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका आंसर 45 डिग्री मिलेगा। हमको तो दिखाई दे रहा है इसका आंसर मिलेगा तो 30 डिग्री मिलेगा। 30 डिग्री कैसे होगा? कहना कि SP सौरभ गुप्ता कहना सर 30 डिग्री कैसे होगा, यानी कि एक लड़के का कहना है कि सर 30 डिग्री कैसे होगा। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन कर एक क्षण की लंबाई और छाया का अनुपात, एक और 3 का अनुपात में। तो सबसे पहले कर क्षण की लंबाई, तो सबसे पहले एक क्षण ले लेते हैं। क्षण की लंबाई आपका 1 हो गया, और अनुपात छाया का, तो छाया का अनुपात √3 है। तो जो जब क्षण सीधा है तो उसकी छाया की लंबाई नीचे ही ना बनेगा, तो नीचे आपका √3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे आपका √3 हो जाएगा। और ऐसे आपको मिला देना है और यही आपका थीटा का मान ज्ञात करना है। और आपको पता है वो आपको पता है कि ये पी का काम करेगा, ये बी का काम करेगा। तो tan का प्रयोग करो, tan थीटा बराबर करो tan थीटा बराबर पी बटे बी, तो पी का मान 1 मिल जाएगा और बी का मान आपको √3 मिल जाएगा। और 1/√3 कितना मान होता है? तो tan 30 का होता है tan के रूप में, तो tan 30 रख देंगे। अब tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 डिग्री नहीं मिल जाएगा। देख लो अब तो समझ गए ना। चलिए जी, आंसर क्या मिला आपका? 80 नंबर मिल गया ना। अब आगे बढ़े ना, तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े जल्दी से जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ना है, ठीक है। और जिस भी बच्चे को PDF लेना होगा तो मेरे से PDF आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। मैं एग्जाम के लिए PDF दे रहा हूँ। एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन, VVI सब्जेक्टिव, VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैं दे रहा हूँ। अगर किसी भी विद्यार्थियों को लेना होगा एग्जाम के लिए VVI जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है, देखिए मेरा मानना है कि मैं गेस दूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं गेस देता हूँ हर साल, ठीक है। और उस गेस का दाम रहता है, इनके पैसा लगता है 150 रुपये, ठीक है। उसमें आपको मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, हिंदी मिलेगा, व्याकरण मिलेगा। उर्दू और इंग्लिश नहीं मिलेगा, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश मैं पढ़ाता नहीं हूँ। बाकी सब तो आपको मिल ही जाएगा। और कितना रुपया लगेगा? तो 150 रुपया लगेगा। उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, पूरा VVI क्वेश्चन गेस रहेगा। बहुत क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। नहीं बोलते हैं कि एटम बम, तो मैं भी एटम बम दे रहा हूँ। एटम बम का मतलब समझ सकते हैं कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत क्वेश्चन फंसेगा। अगर किसी भी बच्चे को लेना होगा तो मैं बोल देता हूँ आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पर सेंड करूँगा PDF। लेकिन व्हाट्सएप पर PDF कैसे मिलेगा? आप पेमेंट करिएगा तभी मिलेगा। बिना पेमेंट किए किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि पेमेंट हम भेज देते हैं उनके व्हाट्सएप पर, वो लोग नंबर मेरा ब्लॉक करके चले जाते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर नहीं भेजिएगा तब तक मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। और एक और बात कि आप सोचते होंगे सर पेमेंट करने के बाद कहीं आप नहीं देंगे, तो देखिए मैं ऑलरेडी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आया हूँ। मैं किसी भी बच्चे के साथ 150 रुपये के लिए मैं धोखा नहीं कर सकता। 150 रुपये के लिए धोखा करूँगा तो मैं किसी भी जन्नत में मेरे को मतलब कि कोई भी मतलब कि हमको देखने वाला नहीं मिलेगा, कहीं भी हमको रहने का जगह नहीं मिल पाएगा अगर मैं 150 रुपये के लिए आप लोगों के साथ लालच करूँगा तो, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को लेना होगा तो मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ। उस नंबर पर आप पे फोन, गूगल पे, पेटीएम जो भी आपके पास सुविधा हो या ना हो, या फिर किसी से भी करा कर किसी भी नंबर से आप अपने व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा। मैं यही बोलूँगा कि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, आप जल्द से जल्द ले लीजिए, ठीक है। अब ये नहीं कि नंबर सर का मिल गया तो सर को चलो फ़ोन करके बार बार परेशान कर, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। अगर आप पेमेंट करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हो व्हाट्सएप पर, और अगर मैं आपको तब भी आपको मतलब PDF नहीं सेंड करता हूँ तो आप फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फ्री हूँ, ऑलरेडी मैं बोला ना कि आप लोग के लिए मैं जान हाजिर कर दूँ। लेकिन जान हाजिर करने का ये मतलब नहीं है कि बहुत ऐसे लड़के हैं ना कितना फ़ोन करके मेरे को परेशान करिएगा, आप लोग भी तो समझ सकते हो ना। तो मैं नंबर दे देता हूँ, जिसको भी लेना होगा तो आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। 9693, इसी नंबर से मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, गूगल पे, पेफोन सब चलाता हूँ। 9693779407, ये नंबर सब लोग अच्छे से ऐड कर लो, ठीक है। और आप हमारे नाम से सेव कर लेना, रंजन सर भाई, स्टडी प्लस भाई रंजन सर, ठीक है।
और इस नंबर से आप ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं तो आपको मैं एक और नंबर दे देता हूँ 8809576975, लेकिन नीचे वाला मेरा पर्सनल नंबर है 975, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को लेना है तो आप लोग ले लीजिए, देखिए ले लीजिएगा तो आपका ही फायदा होगा। अब 150 रुपये के लिए लालच करिएगा तो एग्जाम के बाद पछताने से क्या होगा। अब 150 रुपये के लिए मत बोलिएगा सर मैं गरीब हूँ, मैं 150 रुपये कहाँ से लाऊं। यार 150 रुपये तो आजकल हर कोई दे देगा, हर कोई लेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आप अपने घर वालों से भी मांगिएगा तो मैं आपके घर वाले दे देंगे। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप अपने घर वालों से भी बोलकर मेरे से बात करा सकते हैं, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो, ठीक है। मैं हर लेडी मैं आपके लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट किया है, इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दो, इस क्वेश्चन में थोड़ा गलत किया है। एक्चुअली में इसका आंसर मिलेगा 50 डिग्री, 50 डिग्री मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर गलत किया है कुछ, इसलिए मैं उसको नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके पहले ही चैप्टर का ये क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन आता है, लंबा है लेकिन बहुत ईजी है, लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा ईजी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। आप कुछ मत करिए, 1 3 5 तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम निकाला, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, 15 मिल जाएगा। 1 3 5 का एलसीएम निकालिएगा, 15 मिल जाएगा, और 15 आपका आंसर भी हो जाएगा। ये डायरेक्ट देख लीजिए, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा 15 घंटे। 1 और 3 और 5 इनका एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो तीनों को आपस में गुणा कर दो, 1 गुणे 3 गुणे 5, 3 5 15 घंटे आपका आंसर मिल जाएगा। ये बहुत ईजी है, लंबा क्वेश्चन दिया तो क्या हुआ, जो लंबा क्वेश्चन दिया रहता है ना वो एक्चुअली में बहुत ईजी होता है, एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं चाहूँगा आप लोग इसको एकदम ईजी और बनाना, ठीक है। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने व्यक्तियों को पता है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कितने व्यक्ति को पता है, जिनको भी पता है बताइए तो। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सर आ रहा है 32 का आंसर बी होगा, 32 का आंसर बी नहीं सी होगा, एक लड़का का सर क्या रिया गुप्ता का सी होगा, नहीं। देखिए सी नंबर कब होगा, जब कहेगा केवल कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये आपका अर्धगोला हो गया, ये आपका अर्धगोला हो गया ना। तो अर्धगोला का तो केवल आपका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एक वृत्त के रूप में, एक सर्किल के रूप में एक आपको आकार मिलेगा, सर्किल टाइप का आपको शेप मिलेगा, जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। 3 पाई आर स्क्वायर, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे लोग, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर तो हो गया, अब इसका आंसर आप लोग बता दीजिए तो। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। इसका एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम निकालिए, देखिए कितना मिल रहा है, सभी बच्चे को निकालना है। एलसीएम निकालिए 33 का बता सकते सर, 33 का नहीं 34 का आंसर बता रहा हूँ, नहीं 33 का पहले बताना, 33 का आंसर बताओ सर। इसके बाद अब लाइव आगे मैं पहली बार आया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं है, लाइव डेली करना, ठीक है, डेली लाइव क्लास करना, ठीक है। चलिए बच्चा लोग जल्दी से बताए ना, हाँ वेरी गुड। जब 3 4 8 का जब आप लोग एलसीएम निकालोगे तो पक्का आपका मिलेगा 24 घंटे, तो 24 घंटे आपका आंसर बिल्कुल होगा, बिल्कुल आपका जी 24 घंटे आंसर होगा, 100% होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है जी, 24 घंटा एकदम होगा। चलिए बच्चा लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन सा होगा अगर त्रिज्या आर हो तो। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कितने लोगों को पता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कितने बच्चे को पता है। जिसको भी पता है इसका आंसर फटाक से बताइए तो। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बच्चा लोग गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। जो आप लोगों का गलत फहमी है कि आंसर ए नंबर बी नंबर पर टिक लगा रहे हो, यार ये तो आयतन में चला जाएगा। आपका आंसर होगा डी नंबर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो आपको मिलेगा डी नंबर में आंसर, ठीक है।
जो आपको मिलेगा डी नंबर में आंसर। और सबसे तो इजी क्वेश्चन यहाँ पर आया है 35 नंबर, जिसका आंसर आप लोग खुद बता सकते हो। सबसे इजी क्वेश्चन यहाँ पर आया 35 नंबर में, जिसका आंसर आप लोग खुद बताओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। अब आप लोग को बहुलक का मान निकालना है, बहुलक का मान निकालना है। तो कितने ओनली मेरा ही राइट है। चलिए वेरी गुड, बताइए तो इसका मान क्या होगा। 35 नंबर का बहुलक का मान आपको ज्ञात करना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं। हाँ बच्चा लोग, आंसर एकदम आप लोगों का सही आ रहा है। सी 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 यानी कि 7 7 7। वेरी गुड, एकदम 7 पर निडर हो गए ना। चलिए जी वेरी गुड। एक लड़के का मतलब सर अब कब लाइव आएंगे। मैं अरे यार कितना बार आप पूछेंगे इस बार शिवराज जी। ठीक है चलिए बच्चे लोग, इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। एक क्लास और चलेगा 8:30 बजे से। ठीक है संस्कृत का क्लास चलाएंगे 8:30 बजे से। देखते हैं किस चीज़ का क्लास चलाएंगे, संस्कृत का नहीं तो हिंदी का चलाएंगे। ठीक है 7 होगा। क्या होगा 7 होगा। अब एक्स्ट्रा अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो 36 नंबर। 36 नंबर का आंसर दीजिए तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। निम्न में किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, कितने लोग बता पाएंगे बताइए, नहीं तो थप्पड़ मिलेगा। जल्दी से बताइए नहीं तो थप्पड़ मिलेगा, थप्पड़ मारेंगे। ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, बार बार बताना ना पड़े इसलिए आप हमसे डरिए। डर कर इसका अरे यार क्या मैंने बता रहे हो, कोई बता रहा है सर इसका आंसर होगा बी, तो कोई बता रहा है आंसर होगा सी। अरे यार मतलब बहुत ही मतलब कि मार खाने वाली बात आप लोग बोल रहे हैं। इसका आंसर होगा -5। यार आपको बार बार बताया कि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में होता ही नहीं है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। आप लोग लगते हो बोलने सर 0 होगा, 0 लगता है कि भीख मांग रहे हो वैसे बता देते हो सर 0 होगा सर 1 होगा। यार कम से कम तो समझो तो सही इसका आंसर क्या होगा इसका। अरे एक देखो एक लड़का है प्रियंका कुमारी का कमेंट आया सर 36 का ए होगा। सर कितना मतलब कि निडर होकर बोल रही है ए होगा। देखिए मैं आपको शर्मिंदा इसलिए करता हूँ कि इससे भी आपके अंदर कुछ ना कुछ मतलब कि उजागर हो ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें। इसका आंसर होगा आपका -5, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में होता ही नहीं है। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है, और प्रायिकता का मान नहीं होता है तो -5 होगा। ठीक है प्रायिकता का मान होता है 0 या 0 से बड़ा, और 0 या 0 से बड़ा इधर आपका होगा, इधर आपका क्या होगा 1 या 1 से छोटा। ये आपको प्रायिकता का मान हुआ। तो प्रायिकता का मान इसका मतलब क्या होगा 0 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, ऐसे करते करते 1 तक जाएगा। लेकिन ऑप्शन में डी को आप समझोगे ये अनुपात में दिया तो 1:4 दिया तो 1/4 भी तो कर सकते हो। इसको भाग दोगे तो क्या मिलेगा 0.25 मिलेगा। तो क्या 0.25 0 और 1 के बीच में नहीं है, बिल्कुल है। ये भी प्रायिकता होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, लेकिन -5 नहीं होगा प्रायिकता का मान। मैं कितना बार आपको समझाऊं, छोटे छोटे क्वेश्चन में बच्चा लोग गलती नहीं किया करते। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है 37 नंबर। 37 का आंसर आप ही लोग बताइए। 37 और 38 एक बार फिर से परीक्षा मतलब टेस्ट लेने वाला क्वेश्चन आ गया। 37 और 38 दोनों, पहले 37 का आप लोग आंसर बताइए फिर आप लोग बताइएगा 38 का। 37 का रहा है कि इनका बहुलक आपको बताना है। 37 का आप आसानी से बता दोगे केवल 3 मिलेगा, लेकिन 38 का आंसर बताओ। 38 का 37 बता दिए, अब 38 का बताओ। देखते हैं 38 का कितने लोग गलत करते हैं इस बार, कितने लोग गलत करते हैं 38 का। अब 38 का बताओ सर, 38 का बताओ। डी नंबर होगा 38 का -5। 38 का आंसर देखो एक लड़के का फिर से आ गया अंजलि सिंह का सर 0 होगा। यार क्या कहना पड़े आप लोगों को, यार मेरा सिर दर्द करने लगा आप लोगों को बताते बताते। गजब का आप लोग भी कमाल करते हो यार। इसका आंसर मैं बार बार जब भी कहेगा वही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, नहीं होती है मतलब माइनस में नहीं होगा यार। घटना की प्रायिकता कभी माइनस में होता ही नहीं है। हाँ अब सही बताए हो, आप थोड़ा लय पर आ रहे हो। जितना मतलब कि आपको धमका रहा हूँ ना उतना आप लोग लय पर आ रहे हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कम से कम इतना तो समझ रहे हो ना, इतना तो मेरे से डर रहे हो ना। चलिए वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन से आपका 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक सम इनके 2 लगदार हैं, इनकी 2 सम संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। तो कितने लोग बता पाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि पहला सम संख्या 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया। चाहे तो आप 2 4 भी ले सकते हैं, 4 6 भी ले सकते हैं, या फिर 8 10 भी ले सकते हैं, या फिर 20 22 भी ले सकते हैं। कोई भी लगातार 2 सम संख्या आपको लेना है।
और इसका आपको लगातार नहीं बल्कि कहीं से भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप 2 ले सकते हैं तो इधर 12 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। 2 आपको सम संख्या लेना है और उसका एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालिएगा, एक नहीं मिलेगा बच्चे लोग, आंसर मिलेगा 2 मिलेगा। जब सम संख्या का एचसीएफ निकालिएगा ना तो इसका आंसर मिलेगा 2। क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। आप लोग देख लेना 2 ही मिलेगा, एक कम मिलेगा जब विषम संख्या का आएगा या फिर कोई प्रकृत संख्या का आएगा तब उसका आंसर 1 मिलेगा, लेकिन इसके लिए तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें का 40 नंबर कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। सबसे पहले आप लोग याद रखना द्विघात रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और रैखिक समीकरण, इन सभी का आप लोग समीकरण आप लोग याद रखना है। ठीक है, चलिए तो बच्चा लोग इसका आंसर क्या होगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा सी नंबर वाला, क्योंकि इसमें x का पावर 3 है, यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, ये आपका त्रिघात का हो जाएगा, जिसको हम लोग 3 से सूचित कर देते हैं, और जो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया इसको 2 से सूचित कर देते हैं कि द्विघात का हो जाएगा। और ax प्लस b ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 का, यानी कि रैखिक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए जी, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? 41 नंबर क्वेश्चन का रूट 2 है 1। अब बताइए रूट 2 क्या होता है? रूट 2 क्या होता है? कितने लोग बता पाएंगे रूट 2 क्या होता है? रूट 2 क्या होता है? कितने से विद्यार्थी जो बता देंगे? थोड़ा बताइए तो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। रूट 2 क्या है? हाँ, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए जी, कम से कम यहाँ पर भी तो आप आंसर सही देकर मेरे को खुद से कर दिए ना। चलिए वेरी गुड, आंसर होगा आपका बी नंबर, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन अब लेकिन क्या बोल रहे हो? अब लेकिन आपको बताना है 5 का आंसर क्या होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य a कमा b हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर a कमा b दे दिया आपको चुतिया बनाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा शून्य का गुणनफल c बाई ए होता है, तो a इंटू बी बराबर c बाई ए ही होगा। तो c का मान यहाँ से निकालिएगा तो 5 मिलेगा, और a का मान निकालिएगा यहाँ से तो 1 मिलेगा। तो 5 बटे 1 को भाग दीजिएगा तो 5 ही ना मिलेगा। तो 5 तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया ही है, 5 तो आपको ऑप्शन नंबर ए नंबर में दिया ही है, तो गलती क्यों करेंगे आप? ए नंबर पर टिक लगा देंगे। लगाएंगे कि नहीं टिक लगाएंगे? लगाना है ना? हाँ, सब लोग लगाना मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हाँ 43 नंबर प्रश्न कह रहा है ना कि ए का मान जिसके लिए समीकरण का x प्लस 10y बराबर 0 2x प्लस 5y बराबर 0 के शून्योत्तर हल होगा। तो सबसे ए का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं। a बटे उधर करिए 2 और इक्वल टू में 10 बटे करिए 5, तो क्या करिए 2 बार में कर देगा, यानी कि a का मान आपका मिल जाएगा 4। a बराबर 2 दूना 4 मिल जाएगा, आसानी से आप a का मान निकाल दोगे। 43 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 4 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर क्या मिल जाएगा जी? ए का आंसर मिल जाएगा, 43 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर 4। बहुत इजी है ना, आसानी से बना लोगे। ठीक है, चलिए जी अब देखिए और 2 क्वेश्चन बता है 44 और 45, मात्र और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद से हम लोग 8 क्लास करेंगे, 8:30 बजे से क्लास करेंगे। बच्चा लोग एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग 8:30 बजे क्लास कर लेते हो तो अच्छी बात रहता। 8:30 बजे क्लास करने से पूरा माइंड फ्रेश रहता है। रात के समय में क्लास करेंगे, पूरे A to Z क्वेश्चन हमारे दिमाग में घुस जाएगा। तो 8:30 बजे आप लोग जरूर क्लास करना, सभी बच्चे जरूर क्लास करना। अगर आप लोग नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो मैं आपको ना इन्फॉर्म कर दूंगा जब क्लास स्टार्ट करेंगे। 8:30 बजे क्लास करेंगे, सभी लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, 44 का आंसर बता दो। कार्य की निम्नलिखित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समूचे के रूप में होगा? परिमेय संख्याओं का समूचे के रूप में हल होगा किसका? तो कितने लोग बता पाएंगे? 44 नंबर है ना, तो बहुत लोग बता रहे हैं सर इसका आंसर होगा। हाँ देखिए कह रहे हल किसके रूप में होगा? तो हल जो होगा परिमेय संख्याओं के समूचे के रूप में होगा। और चीज देखिए आपका आंसर मिल जाएगा ये डी नंबर वाला आंसर मिलेगा। हाँ, क्योंकि इसको हल करिएगा तो ये तो अपरिमेय मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में चला जाएगा, और रूट में जाएगा तो ये अपरिमेय होगा।
और कह रहे हैं परिमेय संख्या के रूप में, इसको भी स्क्वायर हटाइएगा तो एक तो परिमेय ऊपर मिलेगा, नीचे नीचे अपरिमेय मिलेगा तो ये भी अपरिमेय मिलेगा तो ये भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखिएगा तो x का मान यहाँ से निकालेगा तो एक -1 मिलेगा, एक केवल 1 मिलेगा, और ये ऑलरेडी परिमेय संख्या और समूचे के रूप में आपका आ भी गया। आंसर डी नंबर इजी हो गया। ठीक है, चलिए अभी की अंतिम क्वेश्चन है बच्चा लोग, आपका अंतिम क्वेश्चन है कि समीकरण का इतना का अनगिनत हल होने के लिए के का मान। देखिए अनगिनत हल में क्या होता है, a1 बराबर a1 अपन a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के बराबर होता है c1 बाई c2, यानी तीनों बराबर होता है, तो इससे भी आप मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप रखिए 1/5 बराबर 2/k रख सकते हैं और दोनों से गुणा करके निकालिएगा तो k बराबर आपका 10 मान निकल जाएगा। आसान है, आसानी से मान निकाल सकते हैं। देखिए 45 का आंसर 10 मिल गया कि नहीं। ठीक है, अब बच्चे लोग मैं आपसे चाहूंगा सर टाइम हो गया है, ठीक है टाइम हो गया ना, अब मैं आप लोगों को मात्र 20 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। अभी 8:10 हो रहा है, 8:10 हो रहा है, यानी कि 20 मिनट का मैं टाइम आपको दिया हूँ। ठीक है, 20 मिनट के बाद आप लोग क्या करिए, एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं अब आप लोग को ये नहीं बता सकता किस चीज़ का क्लास कराऊंगा, हो सकता है सब्जेक्टिव का भी क्लास लग जाएगा तो ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लग सकता है। ठीक है, तो कोशिश करिए आप लोग 8:30 बजे जरूर आइएगा। पूरा भरपूर पानी पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, खाना खा लीजिए, जो भी करना है 20 मिनट के अंदर ही आपको करना है। ठीक है, अगर आप जिम्मेदारी लेकर पढ़ाई करते हैं, अपने आप को जिम्मेदार बनाते हैं, अपने आप को जिम्मेदारी लेकर पढ़ते हैं ना, एग्जाम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसी बात पर सब लोग वीडियो को लाइक कर दो। तो बहुत लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, सभी लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए एक और बात मैं आप लोग को बता देता हूँ मेरे दोस्त, एक और बात आप लोग को बता देता हूँ, अच्छे से समझ लो। देखो एक और मैं आपको बात बता देता हूँ। देखिए जी, आपको पता है ना कि जब भी आपका फाइनल एग्जाम होता है तो एग्जाम का समय में आपका पेपर लीक हो जाता है, और पेपर आधा घंटा पहले ही लीक हो जाता है, कभी कभी 1 घंटा पहले भी लीक हो जाता है। और बहुत ऐसे लड़कों के पास वो पेपर चला जाता है तो एग्जाम में वो बाजी मार देता है, क्योंकि एग्जाम से पहले ही वो पेपर देख लेता है और आराम से वो नकल कर लेता है, नहीं तो देख लेता है, नहीं तो याद कर लेता है, और एग्जाम में जाकर बाजी मार देता है। तो क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, बिना पढ़े भी एग्जाम में अच्छे नंबर ला लेता है। लेकिन आप तो पढ़े लिखे होकर भी अच्छे नंबर नहीं लाते हो, तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक दिया हूँ, उसका नाम नहीं बताऊंगा, और किसी से भी आप लोग बोलना मत, आप लोग मेरे ही सब्सक्राइबर्स हो, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस चैनल का लिंक दिया हूँ, आप लोग जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं उसी चैनल पर आप लोगों को दूंगा, हर साल देता हूँ तो इस साल भी दूंगा, तो जरूर जाइए, किसी से बताइएगा मत, आप लोग जाइए वहाँ से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो अपने साथियों से पूछ लो, इसमें बहुत आपके साथी हैं जिनको पता है। ठीक है, आप उन लोगों से पूछ लो। ठीक है, लेकिन मैं उस चैनल का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।